दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आज मैं कुछ ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद ही यूट्यूब पे कोई बताया होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका नोट्स बनाएँ और लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएँ। आज हम अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक के प्रारंभिक जीवन के लिए हमें बौद्ध ग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दिव्यावदान से पता चलता है कि वह अपने पिता के समय अवंती का राज्यपाल था। वह तक्षशिला में होने वाले विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। इनके पिता की मृत्यु 273 बीसी में हुई। इसके बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उनको अपने उत्तराधिकार का युद्ध में 4 वर्ष लगे। इसलिए वह राज्य सत्ता प्राप्त करने के 4 वर्षों के बाद अपना राज्याभिषेक 269 बीसी में कराता है। और इसमें दिया गया है कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, यानी इसमें जो जिसकी चर्चा है ये सारनाथ की लघु स्तंभ लेख है, जिनका यूज हम लोग आज रुपयों पैसों में देखते हैं। और इनके विशाल स्तंभ पे एक शेर का चित्र है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों को अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने के लिए की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, इसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक किताब चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलती है। अशोक के समय जो है ना, हम लोग जानते हैं कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या जो एक अधीनस्थ प्रांत थी 5 थी और अर्ध स्वतंत्र प्रांत की संख्या 3 थी। प्रांत था जैसे उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला था, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र था। अर्ध स्वतंत्र प्रांत था पंजाब, कंबोज, सौराष्ट्र। इनके मुखिया को राष्ट्रीय कहा गया है। जो अर्ध स्वतंत्र प्रांत था ना, उनके मुखिया को राष्ट्रीय कहा गया है। इसलिए ये सब, जैसे हम लोग पढ़े ना अभी कि तक्षशिला राजधानी था उत्तरापथ का, उज्जैन किसका राजधानी था? उज्जैन था अवंती का। इसलिए इसको साम्राज्य बोला गया क्योंकि यह बहुत जैसे 5 राज्यों का एक राजा था, सम्राट था। अब कहाँ कहाँ से ये इनका अभिलेख मिला है वो दिया हुआ है। तो इसमें देखिए मस्की ऐसा है जो फर्स्ट अभिलेख मिला है, जो अशोक के नाम से है। जैसे अशोक नाम लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि अशोक के अभिलेख को 3 में बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख माने 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिस पर 14 लेख लिखा हुआ है। जैसे शहबाजगरी, मानसेरा, जैसे शहबाजगरी और मानसेहरा, यहाँ पे 2 हो गया, शहबाजगरी और मानसेहरा। और गिरनार, धौली, जोगड़, कालची, सोपरा, एरागुड्डा। सोपरा, धौली, जागोर और एरागुड्डा, ये 8 जगह है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह पे लघु शिलालेख भी मिला है। जैसे गुर्जारा, ससाराम, अहरोरा, भाबरू, बैराग जो राजस्थान में है, सिंहपुर कर्नाटक में है, मास्की कर्नाटक में। और
स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जिस पर 7 लेख लिखा गया है। जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख और लौरिया अरेराज रामपुरवा प्रयाग स्तंभ लेख और गुहा लेख। बोध गया में बराबर के पहाड़ियों में गुफाएं बनाए हैं। सुदामा, कर्ण, चोपर, विश्व झोपड़ी। ब्रह्मगिरी में पाए गए अशोक के अभिलेख में इसे इसाला नगर बताया गया है। ब्रह्मगिरी में, यहाँ पे ब्रह्मगिरी है, तो यहाँ पे जो अभिलेख मिला है इसीला नगर बताया गया है तथा इस अभिलेख को लिखने वाले का नाम भी मिलता है, जिसका नाम चापर बताया गया है यहाँ ब्रह्मगिरी में। अब देखते हैं ये साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इलाकों, गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों को इकट्ठा करने के राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। संदेशवाहक जो था वो क्या करता था, जो जासूस अधिकारी था ना, उसके क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य समाज के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक के पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। यही सब है, आवागमन ये सब हो गया। नजराने किसको होते थे, जो किसी भी समय कर के रूप में उछाला जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से इसे देता है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राज्य सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकटर का। कौन? मेगास्थनीज। वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डर रहे थे कि कोई इनका हत्या न कर दे। उनके खाना खाने से पहले खास और नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्रा के बारे में है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, ये डाटा याद रखने की चीज़ है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी अलंकृत किया गया है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कौन? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध के बारे में है। कब हुआ कलिंग युद्ध? राजा बनने के 8 साल बाद हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और अब जैसे जो लोग अपने संगे संबंधी मित्रों को बहुत प्यार करते थे, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वे भी युद्ध या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने से दूसरों को इसकी इच्छा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म का। अशोक का कलिंग युद्ध। अब हम लोग कलिंग युद्ध के बारे में देखेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कलिंग पे इससे पहले भी कोई आक्रमण किया था कि नहीं। अब देखेंगे
कलिंग वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित था। यहाँ की राजधानी तोसली थी। कहाँ? तोसली, राजधानी तोसली थी। हाँ, अशोक से पहले एक महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर सर्वप्रथम कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी यह मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा, परंतु बिंदुसार के समय में कलिंग ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। पुनः अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका कारण क्या था कि अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण किया? कई कारण थे। जैसे अशोक का कलिंग पर किया गया आक्रमण कलिंग की आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक नीति का हिस्सा रहा होगा, इसलिए क्या होगा। और इस युद्ध के रक्तपात एवं नरसंहार ने अशोक को हताहत कर दिया। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध घोष की नीति को त्याग कर धर्म घोष की नीति को अपनाया। धर्मघोष की नीति अपनाने के साथ साथ मगध के उस साम्राज्यवादी विस्तार के युग का समापन हो गया, जिसकी शुरुआत बिंबिसार ने अंग विजय के साथ किया था। अंग में सबसे पहले विजय कौन किया था? बिंबिसार। यदि यहीं से सैन्य विजय और दिग्विजय का युग समाप्त हो जाता है। क्या चीज? सैन्य और दिग्विजय का युग, तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग प्रारंभ हो जाता है। कलिंग विजय के समय कलिंग का नरेश अज्ञात है, लेकिन कुछ इतिहासकारों द्वारा नंदराज बताया गया। और अब देखते हैं अशोक का धर्म क्या था। अशोक ने धर्म क्या था? तो जो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए सामाजिक एवं नैतिक नियमों का एक संहिता प्रस्तुत किया, जिसे उसने अपने अभिलेखों में धर्म कहा। माने सामाजिक एवं नैतिक नियमों का एक संहिता प्रस्तुत किया। जिसमें देखते हैं अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके समाज में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार व पोष्यों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं को निदान का उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर दिए, जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपना दूत भेजे थे। सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देखिए संदेश क्या दिया। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों को आदर करना, सभी जीवों और दया करना, और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों की बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये सब है। चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं अपना नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ना चाहिए। देखिए, भारत में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख टी पैंथर द्वारा खोजा गया, जो दिल्ली मेरठ अभिलेख था। लेकिन पढ़ा किससे गया? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। कौन अभिलेख पढ़ा? दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये याद रखना है। खोजा गया दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ अभिलेख, और पढ़ा गया दिल्ली टोपरा अभिलेख। अशोक प्राकृत भाषा और चार लिपि में है। अशोक लिखा हुआ पहला अभिलेख कहाँ है? मास्की में। ये तो पढ़ लिए।
विष्णु पुराणम अशोक वर्धन कहा गया और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में उज्जैनी करमौली कहा गया। रुद्ररामन को जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का नाम साथ मिलता है। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। महापद्मा ने कलिंग को जीतकर सर्वप्रथम कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। कलिंग युद्ध को जानने का एकमात्र स्रोत अशोक का 13वां शिलालेख है। अशोक युद्ध घोष नीति को त्याग कर धर्म घोष नीति को अपनाता है। अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक विकास के लिए सामाजिक और नैतिक नियमों का एक संहिता प्रस्तुत किया, जिसे उसने अपने अभिलेखों में धर्म का जानकारी दूसरे और 7वें अभिलेख में यही है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, 8 स्थानों पर 14 लेख है शिलालेख, हम लोग पढ़े हैं। और 5 प्रांत था और 3 अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। इसका राजधानी है और ये जगह है प्राची का पाटलिपुत्र, अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, याद रखना चाहिए। चलिए दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू।